हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट को लेकर क्या कंसर्न्स ग्लोबली चल रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या व्यूज़ हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबली जो पॉलिटिक्स है, यानी कि जो पॉलिटिकल व्यू है ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट के बारे में, उसको लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर क्या कंसर्न्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहला कंसर्न क्या है? थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपैंडिंग एंड सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी कल्टिवेबल एरिया है, यानी कि जिस पर खेती की जा सकती है, जिसको जोता जा सकता है, ऐसा जो एरिया है वो बेयरली एक्सपेंडिंग, ना के बराबर बढ़ रहा है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ता है। एंड सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड, और जितना भी भाग ऑलरेडी ऐसा है जो खेती करने वाला है, जिस पर खेती की जाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इज़ लूजिंग फर्टिलिटी, यानी कि वो अपनी उपजाऊपन जो है वो खोता जा रहा है, अपनी फर्टिलिटी खोता जा रहा है। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड एंड फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड। जो फिशरीज़ हैं, जो मत्स्य पालन जिसे हिंदी में कहा जाता है, इनकी जो मछलियाँ हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ओवरली पाली जा रही हैं, और जो ग्रासलैंड्स हैं वो ओवरग्रेज किए जा रही हैं। ग्रासलैंड्स जो कि हमारे घास के मैदान हैं, जो हमारी ग्रीनरी को बनाए रखते हैं बहुत लेवल पर, उसको ओवरग्रेज किए जा रहे हैं। कि जो जानवर हैं, जो भी हमारे शीप्स हैं, गोट्स हैं, उनके द्वारा इसको ओवरग्रेज किया जा रहा है, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं। सेकंड कंसर्न क्या है? एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 ऑफ यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अनुसार 6.63 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। यानी कि लगभग 66.3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं डेवलपिंग कंट्री में, यानी कि विकासशील देशों में, ऐसे लोग हैं जिनको कोई एक्सेस नहीं है सेफ वाटर, यानी कि सुरक्षित पानी तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। एंड 2.4 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, और साफ़ सफाई की तरफ बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। यानी कि 2.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके आसपास साफ़ सफाई ठीक से नहीं होती है, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ नियरली 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि लगभग 30 लाख बच्चों की हर साल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कंसर्न क्या है? नेचुरल फॉरेस्ट। यहाँ ब्रैकेट में नेचुरल फॉरेस्ट की आपको डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन क्या है? विच हेल्प्स स्टेबलाइज द क्लाइमेट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसको बनाए रखने में, स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट हमारे। मॉडरेट वाटर सप्लाईज, जो हमें वाटर सप्लाईज में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है और जितने भी नेचुरली फॉरेस्ट होते हैं वो रेन लाने में बहुत हेल्प करते हैं। रेन होती है तो आपका जो ग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाईज अच्छी हो जाती है। एंड हार्बर अ मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारी प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी है उसको अच्छी तरह से हार्बर करने में, इनके फूलने फलने में हेल्प करता है। तो नेचुरल फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जो नेचुरली हमारे आसपास जंगल पाए जाते थे, उनको काटा जा रहा है और लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट कंसर्न क्या है हमारा? अ स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमारा अर्थ का स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो ओजोन परत पाई जाती है, आप कई बार ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो, तो उसकी जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में एक स्टडी डिक्लाइन होता जा रहा है। यानी कि हर एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ कुछ ना थोड़ा थोड़ा जो ओजोन की परत है वो पतली होती जा रही है और कम होती जा रही है। नेक्स्ट आपका कंसर्न है कोस्टल पोल्यूशन। आप जानते हो हमारे कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल कंट्रीज होती हैं, ऑल्दो द ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। ये कहना चाहता है कि ऑल्दो हमारा जो ओशन है, जो हमारा जो सागर है, महासागर है, उसमें जो पानी है वो काफ़ी साफ़ है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो किनारे पर पाया जाता है, किनारे पर बहुत सारी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुलती हैं, बहुत सारे माइंस का काम होता है, तो उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ का पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब वो तो हमने देखा ग्लोबली, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है। अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। पहला पॉइंट क्या था?
क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश की थी 1972 में एंटाइटल्ड, जिसका क्या टाइटल था, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ में क्या लिमिट हो सकती है, ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें कि ये बताया गया कि दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से एक पोटेंशियल, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ के जो रिसोर्सेज, हमारी पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं जो पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे, उसमें ये बताया गया। सेकेंड आपका पॉइंट क्या उन्होंने बताया, यूएनईपी। यूएनईपी क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिससे कि शुरू किया गया, began holding conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems। यूएनईपी ने क्या किया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और डिटेल्ड स्टडीज़ करनी स्टार्ट कर दी, किस लिए, ताकि वो ये जान सकें कि किस हद तक बहुत इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स किस तरह से ले सकें, जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि सारी दुनिया उसको फॉलो कर सके, इस तरह कोऑर्डिनेटेड वे में उसको सोल्यूशन निकाला जाए जो भी हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट था अर्थ समिट। तो अर्थ समिट क्या है, द इश्यूज वर firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 1992 में एक अर्थ समिट रखी गई। अर्थ समिट का मतलब कि इसमें फॉर्मली कंसोलिडेट किया गया है, यानी कि तरीके से इकट्ठा किया गया उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, और उसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जो कि एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी। ऐसी एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन में हुई जिसमें कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रखा गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उनको बताया गया, जो कहाँ पर हुई थी, दोबारा मैं बताती हूँ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन जून 1992, जिसे कि अर्थ समिट भी कहा गया था। ठीक है, अब इस समिट में क्या हुआ, द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड जनरली रेफर्ड टू एज द ग्लोबल नॉर्थ। इसमें जो भी अमीर देश थे, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्हें कि ग्लोबल नॉर्थ भी कहा जाता था, वर परस्यूइंग अ डिफरेंट एजेंडा देन द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कॉल्ड द ग्लोबल साउथ। जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी, रिच कंट्रीज थी, उनका जो एजेंडा था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, वो उन देशों से बहुत अलग था जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है और जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्लोबल साउथ। रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ, और जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ वॉज कंसर्न अबाउट द ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल नॉर्थ था, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो रिच कंट्रीज़ थी, उनका कंसर्न क्या था, केवल कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हाउएवर ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज थी, दे वर एंशियस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनका क्या प्रॉब्लम था, उनको किस बात की चिंता थी, उनको इस बात की चिंता थी कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो चाहते थे कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट कंसर्न्स को लेकर जो मैनेजमेंट किया जाए वो इस तरह किया जाए कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वो साथ साथ चल सके, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना रहे। ये ग्लोबल साउथ का मेन कंसर्न था। और ग्लोबल नॉर्थ का मेन कंसर्न क्या था कि ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर इसके बारे में सोचा जाए। फिर आता है आपका एजेंडा 21। व्हाट वाज एजेंडा 21? इन रियो समिट, यही जो आपकी अर्थ समिट हुई ऊपर, conventions were produced to deal with climate change, biodiversity, forestry and recommended a list of development practices called Agenda 21। अब क्या हुआ, जब रियो में ये समिट हुई जून 1992 में, तो उसमें एक कन्वेंशंस मीटिंग्स की गई, प्रोग्राम्स किए गए। उसमें क्या किया गया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को देखा गया, कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, क्लाइमेट चेंज, जो आपका वातावरण आजकल चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस बनाई गई, यानी कि एक लिस्ट बनाई गई कि किस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट है उसको बेटर बनाया जा सकता है, किस तरह से उसके जो कंसर्न्स हैं उनको कम करके ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं जिससे कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकें और जो हमारा क्लाइमेट है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें डेवलपमेंट हो सके। तो उसकी जो लिस्ट बनी, उन सारी लिस्ट को मिलाकर क्या कहा गया, एजेंडा 21।
बट देयर वर अनरिजॉल्व्ड कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज, लेकिन उसमें भी कंसिडरेबल यानी कि देखे जाने वाले बहुत सारी डिफिकल्टीज थी और बहुत सारे डिफरेंसेस यानी कि कंट्रीज आपस में व्यूज को लेकर डिफरेंस में थे, यानी कि दे डिड नॉट एग्री विद ईच अदर. The problem was how to achieve a combination of economic growth and ecological responsibility called sustainable development. अब बात क्या छिड़ी? बात ये छिड़ी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह लाया जाए. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सेम जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, इकोनॉमिकली भी वो देश ग्रो करे और साथ साथ उसकी जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो भी बेटरमेंट में जाए, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकें, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना हो, उसके क्लाइमेट को नुकसान ना हो, उसकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, लेकिन साथ साथ उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होती रहे. इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हर एक देश ने मुद्दा रखकर साथ में रखा कि ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, उसे कैसे अचीव किया जाए. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक टर्म दे दिया गया, क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It was called the Agenda 21 was biased in favor of economic growth rather than ensuring ecological conservation. अब जो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर कि यहाँ पर unresolved considerable differences और difficulties थी, उसमें एक डिफरेंस क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो एजेंडा 21 है वो बायस्ड है, यानी कि एक वन साइडेड है, किस तरफ? इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन इंश्योरिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. यानी कि ये कहा गया कि एजेंडा 21 में जो लिस्ट बनाई गई है, जो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं, उनको कहा गया है, रेकमेंड किया गया है, वो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखकर कही गई हैं, यानी कि उससे देश की सिर्फ इकोनॉमी ग्रो होगी, उससे उसकी जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, यानी कि इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को पीछे रख दिया गया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को वन साइडेड बायस कहा गया है एजेंडा 21 में. इस बात को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस रहे. अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है? कॉमन्स कौन होते हैं? पहले तो हम ये पढ़ लें. दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, यानी कि कॉमन्स आर कॉल्ड ऐसे रिसोर्सेज कि जिन पर केवल किसी एक इंसान का, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, जिस पर पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक ग्रुप का जो है अधिकार होता है. दे हैव द राइट्स ऑन इट. ठीक है, इसे शेयर किया जाता है कम्युनिटी में, किसी एक का अधिकार ना होने की बजाय इसे पूरी कम्युनिटी द्वारा शेयर किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे आपका एक कॉमन रूम हो गया, जैसे आप कहीं जाते हैं या किसी ग्रुप में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं तो उस ग्रुप को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी कॉमन रूम. कॉमन सेंटर हो गया या पार्क है. अब पार्क किसी एक का तो होता नहीं है, पार्क में कोई भी जा सकता है, शेयर करते हैं. एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में पार्क अगर बना दिया गया है तो उस सोसाइटी के सारे लोग उस पार्क में जा सकते हैं. वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए तो नहीं बनाया गया है पार्क, है ना, तो उसके सारे लोग उस पार्क में जा सकते हैं, तो पार्क को भी एक कॉमन रिसोर्स कहा जा सकता है. ऐसे ही रिवर है, रिवर का पानी केवल एक व्यक्ति नहीं पीता है, रिवर के पानी को काफ़ी सारे लोगों द्वारा शेयर किया जाता है. अब यहाँ पर हमने पढ़ा कॉमन्स की डेफिनेशन. अब हम प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर दी ग्लोबल कॉमन्स, कि ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है. अब कॉमन्स हमने समझ लिया. ग्लोबल कॉमन्स हैं, देयर आर सम रीजन्स, एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट एंड देयरफॉर रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. अब इसको सीधी भाषा में समझते हैं. सीधी भाषा का मतलब ये है कि कई बार कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिस पर जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है, यानी कि जिस पर किसी केवल एक देश का अधिकार नहीं होता है, उस पर मल्टीपल गवर्नेंसेस हो सकती हैं, जिन पर एक से ज़्यादा देश जो होते हैं वो कंसर्न रखते हैं और उस पर अधिकार रखते हैं और उसके बारे में आगे उसके डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को चालू रखते हैं. तो उसमें क्या होता है कि उसे अलग अलग देशों की, अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नेंस चाहिए होती है, अलग अलग गवर्नमेंट की गवर्नेंस चाहिए होती है. इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में आना पड़ता है उसको बनाए रखने के लिए. तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल कॉमन्स. इसका भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, देखो, अर्थ एटमॉस्फेयर. अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस पर किसी एक स्टेट का या किसी एक कंट्री का अधिकार हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो अर्थ का ही पार्ट है सारे के सारे. तो ये पूरी की पूरी अर्थ में जितने भी स्टेट या जितने भी देश आते हैं उन सबकी ये ड्यूटी है
कि अर्थ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्स पैदा होते हैं, जो भी प्रॉब्लम पैदा होते हैं, उसका वो मिलकर सोल्यूशन निकालें, ठीक है ना। एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी वो एक साथ गवर्नेंस करें और एक साथ आकर आगे बढ़ें। जैसे कि अंटार्कटिका कहने को एक सेपरेट आपका कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसके ऊपर भी बाकी सारे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस आई डोंट थिंक रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक साथ मिलकर कई सारे देश हैं वो उस पर नज़र रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उस पर इक्वल गवर्नेंस रखते हैं। तो ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस, अब जो भी स्पेस है, स्पेस पर किसी एक देश का अधिकार तो नहीं है, कई सारे देश स्पेस में जा चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, तो उस पर किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह समुद्र पर भी किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं इन टोटल? ग्लोबल कॉमन्स। बट द कोऑपरेशन वॉज नॉट ईजी। अब ग्लोबल कॉमन्स में क्या करना पड़ता है? ग्लोबल कॉमन्स में एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी कई सारे देशों को एक साथ आकर काम करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सब देश आपस में सेम व्यू रखें या सेम बात पर अग्री हो जाएं। तो ये जो कोऑपरेशन बनाना है, ये जो दो सारे देशों को साथ में लाकर एक ही एजेंडा को ध्यान में रखते हुए एक ही तरफ एम करना है, ये कोऑपरेशन ईजी नहीं होता। तो इसके लिए कई सारे पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स किए गए, जिसमें कि 3 एग्रीमेंट्स हमारे यहाँ उन्होंने बताए हैं, विच इज़ अंटार्कटिक ट्रीटी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एंड अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991। ठीक है। A major problem relates to the difficulty of achieving consensus on common environmental agendas on the basis of vague scientific evidence and time frames। तो वो कह रहा है कि एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, कि हम एक कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडा अपनाएं, कि जिसमें कि सारे देश मिलकर एक ही तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये एक कॉमन एजेंडा अपनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो साइंटिफिक एविडेंस हैं, हर एक देश अपने अपने लेवल पर साइंटिफिक रिसर्चेस करते हैं और उनके डिफरेंट टाइम्स फ्रेम्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो सबके रिसर्च का, जो स्टडी का कंक्लूजन निकल कर आता है, जो उनकी रिसर्च की स्टडी निकल कर आती है, वो डिफरेंट आती है। तो एक और वेग बन जाता है, यानी कि कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल पाता, और वेग साइंटिफिक रिसर्चेस की वजह से, वेग एविडेंस की वजह से एक कॉमन कंसेंसस पर वो नहीं पहुँच पाते। For example, ozone hole over Antarctica in mid-1980s revealed that the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environment problems। मतलब कि मिड 1980s में एग्जाम्पल दे रहा है वो, कि मिड 1980s में जो ओजोन होल के बारे में अलग अलग रिसर्चेस की गई, उसके बारे में जाना गया कि व्हाट इज़ दी ओजोन होल और ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जब मिड 1980s में ये जाकर रिसर्च करी गई थी, तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी पता चली, कई देशों ने अपॉर्चुनिटी को देखा, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा इसमें कि हम अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं, या और आगे इसमें एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट में चांसेस हैं। और कुछ लोगों ने इसको डेंजर की तरह देखा कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलकर कैसे टैकल किया जाएगा। सिमिलरली इन द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन्स शोज, इस तरह से आप देख सकते हो कि स्पेस को लेकर जो भी अलग अलग देश अलग अलग रिसर्चेस करते हैं या अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, या फिर जैसे रॉकेट्स भेजे जाते हैं, मून में भेजते हैं, या फिर स्पेस में भेजा जाता है, वहाँ पर रिसर्च की जाती है, वहाँ पर स्पेसशिप में जाकर लोग रहते हैं। ठीक है, तो आउटर स्पेस भी एक ग्लोबल कॉमन है। तो इसको अगर एक ग्लोबल कॉमन की तरह देखते हैं तो भी ये चीज़ ये दिखाती है कि द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरियाज इज थॉरोली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी। यानी कि इन चीज़ों का जो मैनेजमेंट किया जाता है ना, वो थॉरोली किससे इन्फ्लुएंस होता है? नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ जो कि रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और ग्लोबल साउथ जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी आपस में बनती है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? ये ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर जो भी रिसर्च की जाती है या जो भी आगे बढ़कर इनके लिए काम किया जाता है, उसमें इसका फर्क पड़ता है। एज विद द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशन फ्लोर, द क्रूशियल इशू हेयर इज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर को लेकर भी कोई भी काम किया जाता है तो भी, या ओशन फ्लोर यानी कि महासागर के रिगार्डिंग जो भी ओशंस हमारे जितने भी हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई काम किया जाता है, तो ये नॉर्थ साउथ की जो इनइक्वालिटी है ये सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्लोबल नॉर्थ में अलग है और ग्लोबल साउथ में
अलग है। ग्लोबल साउथ जो है, जो कि पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं है जितनी कि ग्लोबल नॉर्थ में है, क्योंकि वो एक रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसका इस पर फ़र्क पड़ता है। फिर आता है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब वो कहता है कि सबको साथ लेकर अगर चलना है, सारे स्टेट्स को, सारी कंट्री को, यानी कि ग्लोबली अगर साथ चलना है, ग्लोबल कॉमन्स को बनाए रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कॉमन लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके लिए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी गई, लेकिन उसमें भी डिफरेंशिएशन रखा गया। कैसे? रेलिवेंट पार्ट ऑफ रियो डिक्लेरेशन सेज दैट, यानी कि जो रियो में आप समिट हुई, विच इज कॉल्ड अर्थ समिट, उसमें एक डिक्लेरेशन किया गया जिसको कहा गया कि स्टेट्स शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटेग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। उसमें कहा गया कि जितने भी स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में, वो सब एक साथ कोऑपरेट करेंगे। क्यों? ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए वो एक साथ काम करें। किस लिए? टू कंजर्व, सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, और रिस्टोर करने के लिए। किस चीज़ को? जो अर्थ का हमारा इकोसिस्टम, जो हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम है, उसके स्वास्थ्य, यानी कि उसकी जो देखरेख करने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए, उसको फलता फूलता बनाए रखने के लिए, और ऐसा ही वो आगे भी बना रहे, इस बात के लिए वो कंजर्व रहे, प्रोटेक्ट रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल पार्टनरशिप में चलते हुए स्टेट्स को कोऑपरेट आपस में करना है, ये रियो डिक्लेरेशन में कहा गया। इन व्यू ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ में जो कंट्रीज आती हैं और ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज आती हैं, उन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, इसीलिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी गई वो कॉमन थी, उनका जो मेन एम था वो कॉमन था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो डिफरेंशिएट कर दी गई। किस तरह से? डेवलप्ड कंट्रीज में क्या किया? इन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 में जो हुई, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी, ऑल्सो प्रोवाइड्स एग्रीज, उसने अग्री किया दैट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल एंड करंट ग्लोबल एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज ओरिजिनेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम ध्यान में रखें और ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए ये माना गया कि जितनी भी अगर हिस्टोरिकल और करंट ग्लोबल एमिशंस देखें, यानी कि अगर पहले भी देखें, हिस्ट्री के तरफ जाकर भी देखें और करंट सिचुएशन में भी देखें, तो जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या दिया गया, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को यहाँ पर क्या कहा गया कि इस बात का ध्यान रखें कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो आपका एमिशन है वो कम से कम हो, क्योंकि ये बात मान ली गई कि सबसे ज़्यादा एमिशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या कहा गया? पर कैपिटा एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल रिलेटिवली लो। ये उनको मान लिया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रिलेटिवली कम होता है। China, India and other developing countries were therefore exempted from the requirements of the Kyoto Protocol। इससे क्या किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी किसी भी देश से, उससे डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया, यानी कि उन्हें हटा दिया गया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें कि कंट्रीज को सेट फर्थ किया गया, यानी कि उनसे अग्री करवाया गया, उनको एक एग्रीमेंट में डाला गया, कंडीशन किया गया कि वो अपने देश में जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करेंगे। तो इस वाले जो एग्रीमेंट था, ये वाले इस एग्रीमेंट से जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको हटा दिया गया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज से कम एमिशन होता था डेवलपिंग कंट्रीज में। द प्रोटोकॉल वॉज अग्रीड इन 1997 में क्योटो जापान में इसको अग्री किया गया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC। यानी कि इसमें जो भी प्रिंसिपल सेट किए गए थे उनके बेसिस पर ये 1997 में मान लिया गया। फिर आपका आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर इंसान की ना होकर पूरे ग्रुप की होती है, उसके जो रिसोर्सेज क्या हैं, इसके अंडरलाइंग नॉर्म्स क्या क्या है? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, लेवल्स ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? नॉर्म्स यानी कि क्या नियम रखा गया है इसके लिए? ये रखा गया है कि ये जो ग्रुप है जिसके पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जिसको दिए गए हैं,
उसके पास इस बात का राइट भी है, यानी कि अधिकार भी है, और उस बात की ड्यूटी भी बनती है कि वो नेचर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उस रिसोर्स के लेवल ऑफ यूज को ध्यान में रखेंगे, यानी कि किस हद तक उसे यूज कर रहे हैं इस बात को दिमाग में रखते हुए उस रिसोर्स को यूज करेंगे, और उस गिवन रिसोर्सेज की मेंटेनेंस भी उस ग्रुप की जिम्मेदारी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, quality and availability to the poor in much of the world. इस बात का मतलब क्या है कि जिन देशों को ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज दिए गए उसमें कई सारे फैक्टर ऐसे आ गए उन देशों में जिन्होंने इसकी क्वालिटी, साइज, उस रिसोर्स की क्वालिटी, साइज और अवेलेबिलिटी जो कि गरीब लोगों को भी मिल सकती थी उसको बहुत ज़्यादा हिला दिया। कौन से फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स थे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया रिसोर्सेज का, जबकि ये ग्रुप के लिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड वे में एग्रीकल्चर को बनाया गया जिसमें कि जो उसकी फर्टिलिटी थी, जो उसका लैंड था, उसको नुकसान हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ से नुकसान हुआ। और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ में जो रिसोर्सेज का यूज़ हुआ उसकी वजह से इकोसिस्टम को डिग्रेड हुआ। इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन होने की वजह से ये 4-5 फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है वो पुअर तक पहुंचने के लिए उसका नामुमकिन हुआ, पुअर तक वो नहीं पहुंच पाया और उसकी साइज और क्वालिटी और अवेलेबिलिटी टू द पुअर इन सब के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, इंडिया क्या स्टैंड लेता है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। आप जानते हो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हम ग्लोबल साउथ में आते हैं, ठीक है, तो इंडिया ने भी 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था अगस्त 2002 में साइन किया। इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, तो इंडिया भी उसी का एक पार्ट था। बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वॉज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करने में वो उतना ज़्यादा नहीं था, रिलेटिवली लो था डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो इसलिए उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था। इंडिया ऑल्सो बिलीव्ड दैट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्बिंग एमिशन रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव अक्यूमुलेटेड एमिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया का भी यही मानना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जानी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पूरी ग्लोबली, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डाली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड तक वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स टू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। इंडियन गवर्नमेंट जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कम करने में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में और ग्लोबल एफर्ट्स को साथ में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, जिसके यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किए हुए हैं। इंडियाज़ नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल फॉर व्हीकल्स। अब इंडिया ने एक नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी चलाई जिसमें कि व्हीकल्स को क्लीनर फ्यूल प्रोवाइड किया जाए, यानी कि जो फ्यूल उसमें डलेगा वो और ज़्यादा साफ़ हो। दूसरा क्या चलाया, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2001 आउटलाइंस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लगाया गया जिसको 2001 में लागू किया गया, जिसमें कि क्या आउटलाइन रखी गई कि एनर्जी जो एफिशिएंसी है, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की तरफ काम किया जाए। अगला था आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एनकरेजेस द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लाया गया जिसमें कि क्या था कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है इम्पोर्टिंग नेचुरल गैस एंड एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़, यानी कि नेचुरल गैस जो है उसको इम्पोर्ट किया जाए, बाहर से मंगाया जाए, और क्लीन कोल यानी कि साफ़ कोयले की जो साफ़ कोयला निकालने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए एंकरेज किया गया। रेक्टिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ये बात पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2 अक्टूबर 2016 को हुआ उसमें ये माना गया कि इंडिया
वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स में माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला आपका आता है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको दूर करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कितने प्रोग्राम, जितने भी मूवमेंट चलाए गए वो एक था या एक से ज़्यादा थे। Some of the most significant responses to this challenge have come from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. अब इन सारे इश्यूज को ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो मूवमेंट्स चलाए गए वो केवल किसी एक कंट्री के या किसी एक जगह के नहीं थे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से अलग अलग वॉलंटियर्स ने आगे बढ़कर इन सारे मूवमेंट्स को इनिशिएट किया। तो सोशल मूवमेंट पहला आपका आता है सोशल मूवमेंट। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन आर बॉर्न और री इन्वेंटेड। अलग नए तरीके के पॉलिटिकल एक्शंस को लाया गया, उनको री इन्वेंट किया गया और उसको रिफ्रेश करके आगे लोगों तक पहुंचाया गया। फिर आपका था फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ। इन साउथ बाय साउथ वी मीन मेक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। Forest clearing is the third world continues as an alarming rate despite 3 decades of environmental activism. इसमें क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सामने लाई गई कि दशकों से, मतलब 30 साल, 3 decades मीन 30 साल के आसपास हो गए हैं तब से एनवायरमेंटल एक्टिविज्म चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड वर्ल्ड में, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जिसे कि थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, वहाँ पर न्यूमरस नंबर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कट किए जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही रैपिड स्पीड से पेड़ों को काटा जा रहा है। फिर अगला आता है आपका मिनरल इंडस्ट्री, मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री ऑन द प्लैनेट। मिनरल इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री ऑफ द प्लैनेट। इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, use of chemicals, pollution of waterways and lands, clearance of native vegetation continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe. अब मिनरल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो है, लेकिन ये एक आपका नेचुरल रिसोर्स है, इसे एक पॉइंट, और ये आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो इसको आपको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना, केमिकल्स का इसके ऊपर यूज़ करना, और इसकी वजह से जो वाटरवेज एंड लैंड हैं, जब इसकी माइनिंग होती है तो वाटरवेज एंड लैंड में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार माइनिंग की वजह से ये मिनरल्स को अगर जितनी ज़्यादा माइनिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका कल्टिवेटेबल लैंड होता है वो भी बेकार हो जाता है, जो नेटिव वेजिटेशन है वो ख़त्म होती जाती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और रेजिस्टेंस जो है वो वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब में ये रिसीव की, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इस बात को लेकर। फिर एक आपका चौथा आया एंटी डैम मूवमेंट। दे आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम्स एंड वैलीज। अब आपका एक एनवायरमेंटल रिसोर्स, आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या है? रिवर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ग्लोबल कॉमन्स, ये आपका रिवर है। तो इसको सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट इसका करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए। द 1980s सॉ द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च्ड इन द नॉर्थ। 1980s में सबसे पहला एंटी डैम मूवमेंट हुआ जो कि नॉर्थ में लॉन्च किया गया है, नॉर्थ में यानी कि ग्लोबल नॉर्थ में, नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। जिसे क्या कहा गया, जो एक्चुअली क्या मूवमेंट था कि फ्रैंकलिन रिवर और उसके आसपास के जितने भी जंगल थे ऑस्ट्रेलिया में उन सबको बचाया जाए। At present there has been a spurt in mega dam buildings in the south। इसी तरह से साउथ में भी बहुत ज़्यादा मेगा डैम बिल्डिंग्स बनी हैं, फ्रॉम टर्की टू थाईलैंड टू साउथ अफ्रीका, फ्रॉम इंडोनेशिया टू चाइना। बहुत सारे इन सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लेवल पर मेगा डैम बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। इंडिया में भी एक ऐसा मूवमेंट हुआ था। इंडिया हैड नर्मदा बचाओ आंदोलन विद शेयर्ड आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को ध्यान में रखते हुए भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये है, इट इज़ ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि किसको क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, जब आपका शीत युद्ध चल रहा था, द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू एंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज विच इज इंक्लूड्स। अब वो कह रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त जितनी भी रिच और डेवलप्ड कंट्रीज थी जिन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा गया, उन सब ने रिसोर्सेज का, क्योंकि उनके पास कंटिन्यू सप्लाई होती रहे, इसके लिए उन्होंने एक नंबर ऑफ मेथड्स अपनाए, जिसमें से क्या थे, कुछ इन्होंने यहाँ पर 4 बताए हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अब उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री फोर्सेस थी एक्सप्लॉयटेशन साइट्स पर, जहाँ जहाँ सेंसिटिव साइट्स थी वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। स्टॉक पाइलिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज, उनके जितने भी स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज थे, जो भी जिसके लिए वो हमेशा लड़ने के लिए, लड़ाई होती नहीं थी लेकिन लड़ने के लिए वो तैयार होते थे, वो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या था, स्टॉक पाइलिंग कर ली उन्होंने, उन रिसोर्सेज को अपने पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एफर्ट्स टू प्रॉप अप फ्रेंडली गवर्नमेंट इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अब जहाँ पर भी वो रिसोर्सेज पैदा हो रहे थे, जो रिसोर्सेज को, वो रिसोर्सेज जहाँ फुलफिलिंग मात्रा में पाए जाते थे जिन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ से उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर मेजर कंसर्न क्या आया, मेजर कंसर्न वॉज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन द गल्फ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, के जो ऑयल जो हमारा रिसोर्स है ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इस रिसोर्स पर वेस्टर्न कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने लगा था, यानी कि जितनी भी जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ थी उनका कंट्रोल होने लगा था गल्फ में भी, एंड जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स थे उसका सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी वेस्टर्न कंट्रोल होने लगा था। Even after disintegration of Soviet Union, oil continues to be one of the most important resources in global strategy. इवन आफ्टर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ऑयल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में माना जाता है आज भी। तो यहाँ इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में बताया। पहला ये रिसोर्स है आपका ऑयल। वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। पूरे वेस्ट एशिया में स्पेसिफिकली जो आपका गल्फ रीजन है, केवल सिर्फ उसमें ही आपका ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कितना होता है, लगभग 30% ऑफ द टोटल अराउंड वर्ल्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30% केवल गल्फ रीजन में पाया जाता है। बट इट हैज़ अबाउट 64% ऑफ द प्लैनेट्स नोन रिजर्व्स, और हमारे पूरे प्लैनेट के जितने भी नोन रिजर्व्स हैं, जितने भी जाने हुए रिजर्व्स जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हम खोज कर चुके हैं, उसका 64% जो है वो वेस्ट एशिया के गल्फ रीजन में ही पाया जाता है, एंड इज़ देयरफॉर द ओनली रीजन एबल टू सेटिस्फाई एनी सस्टेनेबल राइज इन ऑयल डिमांड। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी क्रूशली कभी भी ऑयल की डिमांड हुई तो यही एक ऐसा रीजन है जो उस डिमांड को पूरा कर सकता है। सऊदी अरेबिया हैज़ अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व्स। सऊदी अरेबिया में भी 1/4 वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व पाया जाता है, एंड इज़ द सिंगल लेटेस्ट प्रोड्यूसर, और आज के टाइम में ये सिंगल प्रोड्यूसर है ऑयल। इराक्स नॉन रिजर्व आर सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबिया, और इराक जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। दूसरा आपका रिसोर्स है वाटर, अनदर क्रूशल रिसोर्स दैट इज़ रेलिवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये भी एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रिसोर्स है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटिव रखता है। Regional variations and scarcity of fresh water in some parts of the world is a leading source of conflict in the 21st century। आज की 21st century में सबसे ज़्यादा तो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो कारण है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का जो मेन रीज़न है वो घूम फिर कर क्या आता है कि जो वाटर का रिसोर्स है वो कई सारी कंट्रीज़ को सेफ टू, जैसे कहते हैं कि एक्सेस टू सेफ वाटर वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे देशों में 21st सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट वाटर को लेकर हुए हैं। अ नंबर ऑफ स्टडी शोज दैट कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स एंड मैनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। अब कई सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो एक दूसरे से वाटर का जो रिसोर्स है वो शेयर करती हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि रिवर हो गया या फिर कोई आपका ओशन फ्लोर हो गया, उस पर रिसोर्स केवल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, यानी कि कॉमनली शेयर करने के कारण भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज़ में हो जाते हैं। द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। अब इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं? The UN define indigenous population are comprising the descendants of people who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम कहें तो इंडिजीनियस, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन है उसको कैसे डिफाइन किया है कि उन लोगों के उत्तराधिकारी, यानी कि उन लोगों की जनरेशन जो कि आज किसी देश में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, और वो उस जगह तब आए थे जब वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ रहा करते थे, वो वहाँ आए, वो वहाँ रहे और उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया।
तो आज की डेट में वो वहाँ पर रह रहे हैं और उनके ही डिसेंडेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिजिनियस पॉपुलेशन. Then today live more in conformity with their particular social, economic, cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part. मतलब कि ये वो आज अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो वो जो रहते हैं वो अपने पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, बजाय कि उस कंट्री को फॉलो करने के जहाँ का वो पार्ट एक पॉइंट पे वो सिर्फ वहाँ का पार्ट बने थे. लेकिन आज उस जगह को ओवरकम करके वो वहाँ पर रह रहे हैं और उन्हीं का सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर आर इंडिजिनियस पीपल ओवर इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब हमारी दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में बहुत तरह तरह के इंडिजीनियस पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, जिसके कहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं. कॉर्डिलेरा रीजन ऑफ फिलीपींस में 20 लाख इंडिजीनियस पॉपुलेशन है. मापुचे पीपल ऑफ चिली में 10 लाख हैं. नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स 35 लाख हैं. कूना लिविंग ईस्ट ऑफ पनामा कनाल में 50,000 हैं. ट्राइबल पीपल ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ बांग्लादेश दैट इज 6 लाख. और स्मॉल पीपल ऑफ सोवियत नॉर्थ जो कि है 10 लाख. ये सब की सब इंडिजीनियस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वहाँ पर उन्होंने इतना बढ़ा लिया है अपने आप को. तो ये कुछ नंबर ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन उन्होंने बताया है कि अलग अलग देशों में कहाँ कहाँ पाई जाती है. Since time immemorial is the term used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate. अब इंडिजिनियस जो लोग हैं, इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है वो अपने लिए टाइम्स इमेमोरियल की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं. क्यों? वो रेफ़र करते हैं कि जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं, वहाँ पर वो उस लैंड को वो यही मानते हैं कि वो वहीं से उन्होंने ही ओरिजिनेट किया है. ये तो उसको कंटिन्यू ऑक्यूपेंट वो करेंगे. तो उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वहाँ उस रीजन की, वो उसे कंटिन्यू करके रहेंगे और उसे बढ़ाते रहेंगे. इसीलिए वो अपने लिए टाइम मेमोरियल टर्म जो है वो यूज़ करते हैं. द लॉस ऑफ लैंड विच ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस इज द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजीनियस पीपल. अब वो क्या करते हैं, वो लैंड को ही तो ऑक्यूपाई करते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ पर वो रह लेते हैं और उसके बाद वहाँ कर नेटिव बन जाते हैं. लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर वो अपना लैंड जो है वो लॉस करते जा रहे हैं. एनवायरमेंटल कंसर्न में आपका आता है कि लैंड को भी कल्टिवेबल एरिया बड़ा ख़राब हो रहा है और ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो बर्बाद हो रहे हैं. तो जो लॉस ऑफ लैंड उनके लिए क्या है, वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बेस है, वो उसका लॉस होने की वजह से इंडिजिनियस पीपल के जो माइंड हैं उनमें बहुत बड़ा थ्रेट इस चीज़ का बना हुआ है. अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिजिनियस पीपल इज़ यूजुअली अप्लाई टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हमारे इंडिया में इंडिजिनियस पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? बेसिकली हमारे इंडिया में इंडिजिनियस पॉपुलेशन का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का लगभग 8% ऑक्यूपाई करते हैं. Although they enjoy a constitutional protection and political representation, they have not got much of the benefit of development in the country. वो कह रहा है कि हालांकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है इस बात का कि वो पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है उसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाता. ड्यूरिंग द 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experience. अब 1970s में जब अलग अलग देशों के बीच में इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनने लगे, लोग आपस में मिलने लगे, तो उसमें जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, उन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस में जो लीडर बने थे, वो इंडिजीनियस लीडर्स जो थे उनके बीच में भी आपस में कॉन्टैक्ट हुआ, जिसमें कि एक सेंस ऑफ कॉमन कंसर्न और शेयर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि कॉमन कंसर्न उनकी जो कहती कि वो इंडिजीनियस पीपल, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, उनके जो कंसर्न्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि वो जो किसी एक दूसरे देश से आए, उन्होंने अपने आप को एक और जगह ओरिजिनेट किया, वहाँ के नेटिव्स बने, तो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने शेयर किए. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो थी वो 1975 में फॉर्म की गई, जिससे कि फर्स्ट ऑफ 11 इंडिजिनियस NGOs टू रिसीव कंसलेटिव स्टेटस इन द UN, जिसको कि किसने मिलकर बनाया? 11 इंडिजीनियस NGOs थे जिन्होंने सबसे पहले इसको फॉर्म किया,
जिसे कहा गया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, उसे एक कंसल्टेटिव स्टेटस जो है यूएन में दिया हुआ है। यहाँ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी आपको इशू है या कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अगले